डिस्कवरी का मतलब होता है कुछ अनजाना सा ढूंढना। लेकिन क्या हम सचमुच में इंडिया जैसे पुराने और जिंदादिल सिविलाइजेशन को डिस्कवर कर सकते हैं? इंडिया हमेशा से रहा है अपनी खुद की अमीर हिस्ट्री, कल्चर और नॉलेज के साथ। डिस्कवर होने के बजाय इंडिया से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के लोगों का एनकाउंटर हुआ है। इसी इंटरैक्शन ने इंडिया की कहानी को बनाया है। यह कहानी कई कल्चर्स के धागों से बुनी गई है। आधुनिक युग से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताएं भारत के बारे में जानती थीं। दूसरी शताब्दी ईस्वी में रहने वाले टॉलमी जैसे यूनानी भूगोलविदों ने भारत के बारे में लिखा था। टॉलमी ने यात्रियों और व्यापारियों के वृत्तांतों के आधार पर नक्शे बनाए और भारत के भूगोल का वर्णन किया। ये विवरण हालांकि हमेशा सटीक नहीं होते हैं, हमें दिखाते हैं कि प्राचीन दुनिया में भारत एक ज्ञात इकाई थी। चीन के यात्रियों ने भी भारत की अपनी यात्राओं के रिकॉर्ड छोड़े हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष रूप से बुद्ध के जन्म स्थान भारत तक पहुंचने के लिए खतरनाक मार्गों का सामना किया। उनके लेख प्राचीन भारत के समाज, धर्म और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये वृत्तांत एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं, जो हमें भारत के अतीत को समझने में मदद करते हैं, सिल्क रोड से लेकर समुद्री मार्गों तक। व्यापार और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से भारत दुनिया से जुड़ा था। इन प्राचीन कनेक्शनों ने उन मुलाकातों के लिए जमीनी कार्य किया जो आगे चलकर हुई। सबसे मशहूर मुलाकातों में से एक थी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का भारत आगमन। सिकंदर का अभियान हालांकि विजय से प्रेरित था, यूनानी संस्कृति को भारतीय सभ्यता के आमने सामने लाया। संस्कृतियों के इस टकराव से ज्ञान, कला और दर्शन का आदान प्रदान हुआ। सिकंदर की विजय अल्पकालिक थी, लेकिन इसने एक स्थायी विरासत छोड़ी। यूनानी प्रभाव भारतीय कला और वास्तुकला में देखा जा सकता है, खासकर गांधार शैली में। ग्रीक और भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मिश्रण, यह शैली आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फली फूली। सिकंदर के अभियान से भारत और पश्चिम के बीच व्यापार और संपर्क भी बढ़ा। उसकी सेनाओं द्वारा खोले गए मार्गों ने बाद के खोजकर्ताओं और व्यापारियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सदियों तक भारत का भूमि मार्ग खतरे और कठिनाई से भरा रहा। एक सुरक्षित, अधिक प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की चाह ने यूरोपीय अन्वेषण को प्रेरित किया। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वह हासिल किया जो बहुतों ने असंभव समझा था। वह अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर रवाना हुआ और भारत के कालीकट में उतरा। द गामा की यात्रा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने हिंद महासागर व्यापार में प्रत्यक्ष यूरोपीय भागीदारी की शुरुआत को चिह्नित किया। आकर्षक मसाला व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुर्तगाल ने भारतीय तट पर व्यापारिक पदों की स्थापना की। द गामा के आगमन के भी अनपेक्षित परिणाम हुए। इसने उपनिवेशवाद के एक नए युग का नेतृत्व किया। यूरोपीय शक्तियां धन और शक्ति की खोज से प्रेरित होकर भारत को शोषण के लिए तैयार भूमि के रूप में देखने लगी। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारत के भाग्य को और बदल दिया। शुरू में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। अंततः भारत के बड़े हिस्से पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने व्यापक सर्वेक्षण और मानचित्रण अभियान चलाए। जेम्स रेनेल जैसे खोजकर्ताओं, जिन्हें भारतीय भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है, ने भारत की स्थलाकृति, नदियों और संसाधनों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। ये नक्शे केवल भौगोलिक उपकरण नहीं थे, वे शक्ति के उपकरण थे, जिनका उपयोग भारत के विशाल संसाधनों का प्रबंधन और शोषण करने के लिए किया जाता था। अंग्रेजों ने हिमालय में भी खोजकर्ता भेजे, जो दुनिया की छत के रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। उनके अभियान हालांकि अक्सर औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे, इस दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के बारे में
हमारी समझ का विस्तार करते थे। भारत का मानचित्रण अंग्रेजों के लिए केवल एक भौगोलिक अभ्यास से कहीं अधिक था। यह उपमहाद्वीप पर उनके नियंत्रण के लिए मौलिक था। सटीक मानचित्रों ने उन्हें कुशलतापूर्वक प्रशासन करने, कर एकत्र करने और सैनिकों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। औपनिवेशिक उद्देश्यों से प्रेरित इस व्यवस्थित मानचित्रण परियोजना का भारत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण से बनाए गए ये नक्शे अक्सर स्थानीय ज्ञान और परंपराओं की अनदेखी या गलत व्याख्या करते हैं। वे सत्ता के उपकरण थे जो उनके रचनाकारों के विश्व दृष्टि को दर्शाते थे। आज जब हम इन ऐतिहासिक मानचित्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमें उनके पूर्वाग्रहों के प्रति आलोचनात्मक होना चाहिए और उस संदर्भ को समझना चाहिए जिसमें उन्हें बनाया गया था। सांस्कृतिक मुलाकातें, परंपराओं का मेल। भारत और अन्य सभ्यताओं के बीच मुठभेड़ों के कारण संस्कृतियों का एक समृद्ध मेल हुआ। विचारों, मान्यताओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों के आदान प्रदान ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उदाहरण के लिए, मुगल काल में भारतीय और फारसी संस्कृतियों के जीवंत संश्लेषण का साक्षी रहा। मुगल वास्तुकला अपने भव्य गुंबदों, जटिल नक्काशी और सुंदर उद्यानों के साथ इस संलयन का उदाहरण देती है। इसी प्रकार मुगल व्यंजन, भारतीय मसालों और फारसी पाक कला तकनीकों का मिश्रण इस युग की विशेषता वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमाण है। भाषा से लेकर संगीत तक, कपड़ों से लेकर व्यंजनों तक, भारत का सांस्कृतिक ताना बाना दुनिया के साथ उसकी मुलाकातों के प्रभाव को दर्शाता है। आर्थिक परिवर्तन, मसाला व्यापार से औपनिवेशिक नियंत्रण तक, भारत की खोज आर्थिक उद्देश्यों से गहराई से जुड़ी हुई थी। विशेष रूप से मसाला व्यापार ने दुनिया के साथ भारत की बातचीत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों को बहुत महत्व दिया जाता था और भारत इन विदेशी वस्तुओं का एक प्रमुख स्रोत था। मसालों की चाह ने यूरोपीय अन्वेषण को बढ़ावा दिया और औपनिवेशिक साम्राज्यों की स्थापना की ओर अग्रसर किया। भारत के संसाधनों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण ने देश को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता में बदल दिया। इस शोषण का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापक गरीबी और अविकसितता आई। भारत के इतिहास की जटिलताओं को समझने के लिए इन मुठभेड़ों के आर्थिक आयामों को समझना महत्वपूर्ण है। भारत की कहानी, बातचीत की एक टेपेस्ट्री। भारत की कहानी केवल खोज की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ अनगिनत अंतःक्रियाओं से बुनी गई एक कथा है। प्राचीन यात्रियों से लेकर औपनिवेशिक खोजकर्ताओं तक प्रत्येक मुठभेड़ ने भारत की पहचान पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसा कि हमने देखा है, ये मुलाकातें अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आई हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति को समृद्ध किया है, उसके क्षितिज का विस्तार किया है, लेकिन शोषण और अधीनता को भी जन्म दिया है। भारत के वर्तमान को समझने और उसके भविष्य को आकार देने के लिए इस इतिहास के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करना आवश्यक है। इन मुठभेड़ों के आख्यानों का अध्ययन करके हम भारत के अतीत की जटिलताओं और अपनी दुनिया की अंतः संबंधितता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष, अपने अतीत को फिर से खोजते हुए अपने भविष्य को आकार दें। भारत का अन्वेषण एक विशाल और बहुआयामी विषय है। प्राचीन यात्रियों की फुसफुसाहट से लेकर औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा छोड़े गए अमिट निशान तक, भारत की यात्रा दुनिया के साथ उसकी मुलाकातों से आकार लेती रही है। जैसा कि हमने देखा है, भारत को खोजने का विचार एक मिथ्या नाम है। भारत अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों की समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ हमेशा से अस्तित्व में रहा है। यह कभी खोया नहीं था,
केवल दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों द्वारा सामना किया गया और बातचीत की गई। आज जब हम एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने अतीत को याद रखना महत्वपूर्ण है। हमें इतिहास के सबक से सीखना चाहिए, इसकी विजयों और त्रासदियों दोनों से। अपने अतीत की जटिलताओं को समझकर ही हम सभी भारतीयों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत की भौगोलिक मुठभेड़ों के माध्यम से यह यात्रा तो बस शुरुआत है। अनगिनत कहानियां सामने आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसी कथाएं जो हमारी मान धारणाओं को चुनौती देती हैं और इस अविश्वसनीय भूमि, जिसे हम भारत कहते हैं, के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती हैं। कैसे